हेलो बच्चों, तो हमने कल लिविंग वर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। 3 ऑलरेडी हम देख चुके हैं बेटा। कौन कौन से? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देख चुके हो आप, मेटाबॉलिज्म देख चुके हो आप, और ग्रोथ देख चुके हो। ठीक है, बाकी कुछ एक बचे हैं, वो भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपने कल का रिवीजन कर लिया होगा। चलिए, रोज का रोज रिवीजन करेंगे तो आगे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए आ जाइए। नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ है बेटा, वो है हमारा 4th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको आप कहोगे रिप्रोडक्शन। क्या कहोगे बेटा? रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कहती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट देखना है तो आप उसका वर्ड देखो। ठीक है, तो पहले हम टर्म देखते हैं। रिप्रोडक्शन कह क्या रहा है? रिप्रोडक्शन कह रहा है री और प्रोडक्शन। क्या कह रहा है बेटा? 2 चीज़ें कह रहा है, री एंड प्रोडक्शन। तो री का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? री का मतलब होता है दोबारा। ठीक है, और प्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा बनाना। तो रिप्रोडक्शन का सबसे नॉर्मल मतलब क्या निकल सकता है? दोबारा बनाना। मतलब जब आप किसी भी चीज़ को दोबारा बनाते हो तो आप उसे क्या कहते हो? किसका क्या हक किया है? हमने रिप्रोडक्शन किया है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आप दोबारा बनाओगे, अगर आपने कोई भी चीज़ दोबारा बनाई तो वो 2 तरीके से बनेगी। या तो जो पहले थी उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनेगी, या उसकी कौन सी कॉपी बनेगी? सिमिलर कॉपी। ठीक है, तो अगर मैं किसी चीज़ को दोबारा बना रही हूँ तो या तो मैं क्या बना रही हूँ? उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना रही हूँ बेटा, या उसकी कौन सी कॉपी बनेगी? सिमिलर कॉपी। कौन सी? सिमिलर कॉपी। तो इसका मतलब क्या हो गया? रिप्रोडक्शन क्या हो गया? अपनी जैसी एग्जैक्ट या फिर अपनी सिमिलर कॉपी को क्या करना? बनाना। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। तो अगर अब हम इसको देखना चाहें, अगर हम रिप्रोडक्शन की क्या देना चाहें, एक डेफिनेशन देना चाहें, तो हम क्या कहेंगे? ये रहा हमारा रिप्रोडक्शन। इसकी आप अगर डेफिनेशन देना चाहोगे बच्चों तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। किसका प्रोडक्शन? प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब आपकी नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है बेटा, और वो जो होगी वो कैसी होगी? सिमिलर और लेस सिमिलर टू पेरेंट। जो आपकी कॉपी बनी है वो पेरेंट से या तो सिमिलर है या थोड़ी सी वेरिएशन रखती है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी विच इज सिमिलर और लेस सिमिलर टू पेरेंट। ठीक है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन, और आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी कॉपी बनाता है, जो या तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी हो सकती है या उसकी सिमिलर कॉपी हो सकती है, तो आप उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमन का बेबी ह्यूमन की तरह दिखता है। अगर कोई डॉग है, उसका पपी किसकी तरह दिखेगा? उसकी तरह दिखेगा। अगर हम बोलते हैं कोई प्लांट है तो उसका सीडलिंग किसकी तरह दिखेगा? उसकी तरह दिखेगा। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस अर्थ पर एग्जिस्ट करने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए क्या करता है? रिप्रोडक्शन। अगर पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो स्पीशीज़ है वो क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी इस अर्थ से। तो अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, अब हम इसके टाइप की बात कर लेते हैं कि अगर मैं रिप्रोडक्शन के टाइप की बात करूं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आपने पढ़े होंगे। हम यहाँ पर 2 मेन टाइप ले लेते हैं बेटा इसका। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा आप ले लोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या ले लोगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए अब जैसे मैं कहती हूँ फिर हम इसे टर्म से देखेंगे। पहले हम टर्म से समझना चालू करेंगे। तो यहाँ पर भी 2 चीज़ें दिख रही हैं आपको, एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल। तो सेक्सुअल आप किसे बोलोगे? किसी भी चीज़ को आप सेक्सुअल या किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप सेक्सुअल कब बोलोगे? जब उसमें क्या प्रेजेंट होगी? सेक्स ऑर्गन। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? सेक्स ऑर्गन। तो सेक्सुअल का मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि बेटा जिसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे? सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, आप उन्हें सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कह सकते हो। एक का मतलब होता है ना होना, मतलब उसकी कमी होना। तो इसका मतलब कि ए का मतलब क्या हो गया? नो।
तो इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा हो गया, जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन नहीं होते। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे वो कौन सा हो जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो। ठीक है, अगर हम इसके बारे में आगे बात करें कि भाई सेक्स ऑर्गन होंगे तो सेक्स ऑर्गन क्या बनाते हैं, गैमेट। सेक्स ऑर्गन क्या बनाते हैं, गैमेट बनाते हैं। तो हम लिख देंगे सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। अब हम बोल रहे हैं जब सेक्स ऑर्गन ही नहीं है तो क्या गैमेट का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, तो हमने क्या लिख दिया, नो गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, अब बेटा जब गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, जब गैमेट बन ही नहीं रहे तो गैमेट फ्यूज ही नहीं होंगे, और गैमेट के फ्यूज होने को क्या कहते हो तुम, फर्टिलाइजेशन। तो जब गैमेट बने ही नहीं हैं तो गैमेट फ्यूज नहीं हो रहे, मतलब क्या नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो आपने आगे फिर क्या लगा दिया, नो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब असेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर ना तो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ना गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ना ही फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, सेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, ए नहीं है, उसके आगे ए नहीं लगा हुआ, तो ए का मतलब आपने क्या लिखा था, नो। ए का मतलब आपने क्या लिखा है, नो। तो नो को छोड़ करके सारी चीज़ें जो आती हैं वो सीधी की सीधी किस में आ जाएंगी, सेक्सुअल में। समझ में आ रहा है कि हमने जो लिखा है ये वाली चीज़ नो किसके लिए, ए के लिए, बाकी तो सेक्सुअल की बात है ना। तो जब आपने नो हटा दिया तो सारी की सारी चीज़ें उठ करके इसमें रख दोगे, सेक्सुअल में, बिना सोचे बिना समझे, क्योंकि आपको ये पता है। तो सेक्स जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन क्या होंगे बेटा, प्रेजेंट होंगे, और सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा बेटा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन। और बेटा जब गैमेट बनेंगे तो बेटा गैमेट फ्यूज भी होंगे, और गैमेट के फ्यूजन को तुम कहते हो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन समझ में आया आपको। ठीक, अब एक चीज़ और रहती है इसके अंदर कि नॉर्मली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर एक ही पेरेंट होता है। कितना पेरेंट होता है, यूनी पेरेंट। और जब सेक्सुअल की बात करते हैं तो यहाँ पर यूनी भी हो सकता है बेटा और बाई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर जब आप असेक्सुअल की बात करते हो या आप यूनी पेरेंट की बात करते हो तो हमेशा वहाँ पर कौन सी कॉपी बनती है, एग्जैक्ट कॉपी। कौन सी कॉपी की बात कर रहे हो, एग्जैक्ट कॉपी की बात कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक पेरेंट है उसके पास जो जर्म प्लाज्म होगा वो एक ही तरीके का होगा। तो जब ये आगे अपनी प्रोजेनी बनाएगा तो उसको जो जर्म प्लाज्म देगा वो भी क्या होगा, एक ही तरीके का होगा। इसमें जो जर्म प्लाज्म है वही सेम आगे जा रहा है, तो इसका मतलब कि यही जर्म प्लाज्म दोनों में आया, जो क्या है, एग्जैक्टली सेम। कैसा है, एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पर कौन सी कॉपी बनी है, एग्जैक्ट कॉपी। ये आप किसकी बात कर रहे हो, जब पेरेंट क्या है, जब क्या है, यूनी पेरेंट है, एक पेरेंट है तो उसके पास देने के लिए एक जैसी चीज़ें हैं तो वो अपनी प्रोजेनी को एक ही तरीके की चीज़ें देता है, तो उसकी जो कॉपी बनती है वो कैसी होती है, एग्जैक्ट। ठीक है, अगर दो पेरेंट हैं, एक ये वाला और दूसरा, मान लीजिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ओके, और दूसरा ये वाला, मान लीजिए मेल है ये फीमेल है, इनका फ्यूजन होगा दोनों के गैमेट का, तो जो बच्चा बनेगा उसके पास ये भी होगा और उसके पास क्या होगा, ये वाला जर्म प्लाज्म भी होगा। तो इसके पास जो जर्म प्लाज्म है वो दोनों का है, किसका, मेल का और फीमेल का, क्योंकि इसके पास दो पेरेंट हैं। तो इसका मतलब ये अपने पेरेंट से ना तो इससे एग्जैक्टली सेम है ना ही इससे एग्जैक्टली सेम है, तो फिर ये क्या है, ये कौन सी कॉपी बनाएगा, ये बनाएगा सिमिलर कॉपी। कौन सी कॉपी बनाएगा, सिमिलर कॉपी। तो जब दो पेरेंट होंगे, दो गैमेट होंगे तो सिमिलर कॉपी बनेगी, अगर एक ही पेरेंट होगा तो कौन सी कॉपी बनेगी, एग्जैक्ट कॉपी। भाई इसको बहुत सिंपल से एग्जांपल से देख लेते हैं। कैसे कि पापा हैं, अभी तुम्हारे पास पापा हैं और पापा के पास है डेयरी मिल्क। ठीक है, पापा लेकर आए हैं डेयरी मिल्क, तुम और तुम्हारा भाई है। पापा ने क्या किया, दोनों को जब टॉफ़ी दी या दोनों को जब चॉकलेट दी तो दोनों ही भाइयों को कौन सी चॉकलेट दी, डेयरी मिल्क दी, क्योंकि पापा के पास एक ही टाइप की चॉकलेट थी। ठीक है, लेकिन अभी पापा के पास डेयरी मिल्क है और मम्मा के पास पर्क है।
ठीक है, अब दोनों क्या कर रहे हैं, तुम्हें दे रहे हैं, तो तुम्हारे पास पापा ने दी तो डेयरी मिल्क भी आई, मम्मा ने दी तो पर्क भी आई, तो तुम्हारे पास अब दोनों चीज़ें हैं, मतलब तुम्हारे पास डेयरी मिल्क भी है और क्या है, पर्क भी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर एक ही पेरेंट होता है तो जर्म प्लाज्म क्या होता है, सेम होता है जो पेरेंट के पास था, और अगर दो पेरेंट होते हैं तो उनका मिक्स या उनका आप कह सकते हो एक दूसरे के साथ जो फ्यूज़न होने के बाद जो नया आपके पास रिकॉम्बिनेशन आया है वो होता है, इसीलिए हम अपने पेरेंट्स से कैसे दिखते हैं बेटा, सिमिलर दिखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दे रखा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स और टाइप दे रखे हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली चीज जो एनसीईआरटी बताती है वो है बाय असेक्सुअल स्पोर, कि जो असेक्सुअल स्पोर है उनसे क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉर्मली इस तरीके से। अब ये जो असेक्सुअल स्पोर्स बने हैं वो अपने फेवरेबल एनवायरनमेंट में क्या होते हैं बेटा, जर्मिनेट, क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, और फिर वो क्या बना लेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या बना लेंगे बेटा, न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो असेक्सुअल स्पोर्स हैं वो अपने फेवरेबल एनवायरनमेंट में जर्मिनेट होकर के नई कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है एनसीईआरटी ने बेटा असेक्सुअल स्पोर्स का, ये दे रखा है आपके पास फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। चलिए दूसरा देख लेते हैं बेटा कि दूसरा टाइप क्या दिया हुआ है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीका है बडिंग। आप ये सारे पढ़ के आए हो तो हम रिवाइज ही कर रहे हैं एक तरीके से। बडिंग, बडिंग का मतलब क्या बनना, आउट ग्रोथ बनना। क्या बनना, आउट ग्रोथ बनना। एक आउट ग्रोथ का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, उसको आप कहते हो बड, और बड के बनने को कहते हो बडिंग। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मान लो, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका हाइड्रा, ये पढ़ा है आपने, हाइड्रा एंड यीस्ट। तो मान लीजिए ये हाइड्रा है, ये क्या है आपका हाइड्रा, और हाइड्रा में एक छोटी सी आउटग्रोथ बनी है। इस आउटग्रोथ को आप क्या कह रहे हो, बड। क्या कह रहे हो बेटा, बड। ये बड अपने पेरेंट से अलग हो गई, ये बड अपने पेरेंट से अलग हो गई, और अलग होकर इसने क्या बना लिया, छोटा हाइड्रा बना लिया। ठीक है, न्यू हाइड्रा बना लिया। तो इस चीज़ को तुम क्या कहते हो, बडिंग। क्या कहते हो, बडिंग। एक छोटी सी आउटग्रोथ बनेगी और वो टूट करके पेरेंट से अलग हो जाएगी और एक नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उसको आप क्या कहते हो, बडिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद आप तीसरी चीज़ की बात कर रहे हो। एक आपने पढ़ लिया क्या, सेक्सुअल स्पोर्ट्स, दूसरा आपने क्या पढ़ लिया, बडिंग। तीसरा हम जो देखते हैं, तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो कोई भी फिलामेंट है, कोई सा भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फिलामेंटस है, उसके अंदर अगर वो टुकड़ों में टूट जाए, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाए, तो उसका हर एक टुकड़ा क्या बना लेता है, न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या बना लेता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। और इस चीज़ को आप कहते हो फ्रेगमेंटेशन। क्या कह रहे हो बच्चों, फ्रेगमेंटेशन। तो ये इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो हम लिखेंगे फिलामेंटस, एल्गी, क्या आ सकता है यहाँ पर, फिलामेंटस एल्गी आ सकता है। ठीक है, और मॉसेस भी आ सकते हैं, मॉसेस आ सकते हैं प्रोटोनिमा वाले, और क्या आ सकता है, फिलामेंटस एल्गी आ सकता है बच्चों। ठीक, बहुत सिंपल है। चलिए उसके बाद अगर आप और किसी इसके बाद और कोई मेथड देखना चाहें जिससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर आएगा रीजेनरेशन। तो जैसे मैं बोलती हूँ टर्म से देख लो, रीजनरेशन मतलब दोबारा बनना, री मतलब दोबारा, जनरेशन का मतलब फॉर्मेशन। तो किसी चीज़ का दोबारा बनना, किसी चीज़ का दोबारा फॉर्म होना। तो कोई भी चीज़ पहले थी वो वहाँ से लॉस्ट हो गई, वो दोबारा से बनी है, तो आप उसे क्या कहते हो, रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन में क्या कहेंगे हम, रीजेनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट, और जिससे क्या बनता है,
न्यू ऑर्गेनिज्म। इसका प्यारा सा एग्जाम्पल है आपके पास प्लेनेरिया, जो कि फ्लैटवर्म होता है। ये आपने देखा होगा। मान लो हमने यहाँ पर प्लेनेरिया बनाया बेटा, देखो ये हमने प्लेनेरिया बनाया। इसके 3 पार्ट है। मान लो ये इसका हेड है, ये इसकी बॉडी है और ये इसकी टेल है। ये मान लो हेड है, ये इसकी बॉडी है और ये इसकी टेल है। ठीक, आपने इस प्लेनेरिया को 3 पार्ट में क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, तो एक ये हेड वाला पार्ट था, एक ये बॉडी वाला पार्ट है और एक ये इसके पास टेल वाला पार्ट है। 3 अलग अलग पार्ट ले लिए, हेड ले लिया आपने, बॉडी ले ली और क्या ले ली, टेल ले ली। अब ये रीजनरेट करेगा, जो भी इसका पार्ट लॉस हुआ है वो दोबारा से बनाएगा, दोबारा से बनाएगा और दोबारा से बनाएगा। तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया बॉडी और इसने बनाया टेल। हेड तो था इसके पास, इसने क्या बनाया, बॉडी और टेल बनाया। ठीक है, इसके पास क्या है, बॉडी वाला पार्ट है, इसने क्या बना लिया, अपने ऊपर हेड बना लिया, नीचे क्या बना लिया, टेल बना लिया। टेल वाले के पास क्या नहीं है, तो इसने अपनी बॉडी बनाई और ऊपर क्या बना लिया, हेड बना लिया। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, जो भी लॉस्ट पार्ट था वो दोबारा से बना और आपके पास क्या बन गए, न्यू ऑर्गेनिज्म बन गए। ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हो बेटा, रीजनरेशन। क्या कहते हो, रीजनरेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ओके, अब बात करती है एनसीईआरटी इसके बाद किसके बारे में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। ये जो आपने बात की नॉर्मली जो थी वो मल्टीसेलुलर के लिए काम लेते हैं। अगर आप यूनिसेलुलर के बारे में बात करना चाहो तो क्या कह रही है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कह रही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन है और जो ग्रोथ है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैम आप कह रहे हो कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअल है, म्यूचुअल इवेंट की तरह काम करते हैं। कैसे, याद करो ग्रोथ के हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे बेटा, कौन कौन से, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और दूसरा क्या लिखा था, इंक्रीज इन मास। ठीक है, फिर वहां पर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में आपने किसका एग्जांपल लिया था, यूनिसेलुलर का। वहां हमने बनाया था बैक्टीरिया। क्या बनाया था आपने, एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सेल डिवीजन हुआ, 2 नए बैक्टीरिया बने थे। इन 2 नए बैक्टीरिया ने फिर सेल डिवीजन करके 2 नए बैक्टीरिया बना लिए थे, फिर इन्होंने फिर डिवीजन करके और नए बैक्टीरिया बना लिए थे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हर एक सेल डिवीजन के बाद क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ बैक्टीरिया बेटा इंक्रीज हो रहे हैं तो आपने इसे वहां पर क्या बोला था, ग्रोथ। आपने क्या बोला था, ग्रोथ। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया अगर पेरेंट है तो 2 नए बैक्टीरिया बने तो वो इसके क्या होंगे, प्रोजेनी। अब उसके बाद ये दोनों बैक्टीरिया वापस से जब नए सेल बना रहे हैं, नए बैक्टीरिया बना रहे हैं, तो ये इन वालों के क्या हो जाएंगे, पेरेंट। तो इसका मतलब हर एक बार जब नया इंडिविजुअल बन रहा है तो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस। क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस। तो जो चीज़ यहाँ पर ग्रोथ के लिए हो रही है, जो यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज कर रहा है, सेम चीज़ ये किस चीज़ के लिए है, रिप्रोडक्शन के लिए। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअल इवेंट होता है। कैसा, म्यूचुअल इवेंट की वो साथ में जो चीज़ उसकी ग्रोथ के लिए आ रही है वही चीज़ में वो क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या लिख लेते हैं, हम लिख सकते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअल इंक्लूसिव। म्यूचुअल या म्यूचुअली इंक्लूसिव कि ये जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो एक साथ होता है बेटा, किसके अंदर, यूनिसेलुलर और ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, ये चीज़ हम देख चुके हैं। चलिए, तो अगर अब आप देखना चाहो इसके बाद एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, इसके बाद एनसीईआरटी एक नोट लगाती है जो तुम भी लगाओगे अपनी कॉपी में। एक नोट लगाओगे 10 का, 5 का, 1000 का। अब 1000 का तो आता नहीं है तो 2000 का लगा लेना, 5 का भी नहीं आता है तो 500 का लगा लेना। ठीक है, तो नोट में एनसीईआरटी क्या कह रही है बेटा, नोट में एनसीईआरटी कहती है हमसे कि स्टेराइल बी वर्कर, स्टेराइल बी वर्कर हो गया
म्यूल, म्यूल जानते हो ना, म्यूल, स्टेराइल बी वर्कर म्यूल, और इनफर्टाइल कपल, कौन से कपल, इनफर्टाइल कपल डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो क्या कह रही है एनसीईआरटी कि जो स्टेराइल बी वर्कर्स होते हैं, जो म्यूल होता है, जो इनफर्टाइल कपल होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या ये लिविंग नहीं है? तो बोलोगे हाँ है। क्या कोई ऐसा कपल बेचारा जिसको बेबी नहीं हो रहा है, तो क्या आप उसे लिविंग नहीं बोलोगे? बोलोगे बेटा। जो बी हैं वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो क्या वो लिविंग नहीं रहेंगी? क्या रहेंगी। जो म्यूल है वो भी इनफर्टाइल होता है, तो क्या आप उसे डेड बोल दोगे? क्या नहीं बोलोगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो, जो हम लास्ट में हमेशा कंक्लूजन लिखते हैं, तो आप कंक्लूजन में क्या कहोगे? नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ये कोई एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है बेटा, किस चीज़ का? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्या आप जो रिप्रोडक्शन है आप उसको डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। 4 तो हम पढ़ चुके हैं, एक अगला वाला और देख लेते हैं बच्चों, बहुत प्यारा सा तुम्हारी तरह। कौन सा? कॉन्शियसनेस। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना जनरल लैंग्वेज में कि मैं तो यार किसी को देख करके कॉन्शियस सा हो जाता हूँ। कॉन्शियस सा हो जाता हूँ मतलब मेरी तो किसी के सामने बोलती ही बंद हो जाती है। मैं तो अगर स्टेज पे चला जाऊँ तो मुझे तो मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलती, लेकिन जब मैं घर पे होता हूँ तो मैं बहुत ही फ्री रहता हूँ। क्यों? जब आप स्टेज पे जाते हो तो आप कॉन्शियस क्यों हो जाते हो? जब आप घर पे रहते हो तो आप बहुत रिलैक्स रहते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? आपका सराउंडिंग, आपके घर आपको फैमिलियर है तो आप वहाँ पे रिलैक्स फील करते हो। जब आप स्टेज पे जाते हो तो आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं, तो किसी किसी को स्टेज फियर होता है, तो वो लोग वहाँ पर उस सराउंडिंग में, उस एनवायरनमेंट में खुद को क्या फील करते हैं? अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली कॉन्शियसनेस का अगर मतलब देखा जाए बच्चे तो हम क्या कह सकते हैं? क्या कहोगे? सेंस। क्या कहती है एनसीईआरटी? सेंस of surrounding or environment। तो जिन्हें भी अपने आसपास की चीज़ों का, अपनी सराउंडिंग्स का, अपने एनवायरनमेंट के बारे में अगर सेंस होता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। क्या कहते हो बेटा? कॉन्शियसनेस। और ये जो सेंस और सराउंडिंग और जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बेटा? रेस्पॉन्ड करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? रेस्पॉन्ड। ठीक है, और ये जो सराउंडिंग है उसमें क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं बेटा? तो एनसीईआरटी कहती है या तो जो आपकी सराउंडिंग है उसका जो फैक्टर है या तो कैसा होगा? फिजिकल होगा बेटा, या फिर कैसा होगा? केमिकल, या फिर कैसा होगा आपके पास? बायोलॉजिकल। ठीक है, तो 3 तरीके के आपको स्टिमुलाई मिल सकते हैं। ये तीनों चीजें क्या है बेसिकली? ये जो तीनों चीजें हैं आप इसे क्या कह सकते हो? एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्या है आपके? एनवायरमेंटल स्टिमुलाई हैं। एनवायरमेंटल स्टिमुलाई बोल सकते हो या इसे आप फैक्टर कह सकते हो। तो इन फैक्टर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रेस्पॉन्ड करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे रेस्पॉन्ड करते हो। तो भाई कोई भी फिजिकल फैक्टर ले लो। फिजिकल फैक्टर का मतलब लाइट या टेम्परेचर। अब भाई तुम जब बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ी हुई है, कहीं पे बहुत ज़्यादा, जैसे तुम शिमला चले गए, कोई ऐसी जगह चले गए, यहाँ नॉर्मल भी हम बोलते हैं दिसंबर का मौसम है तो ठंड लग रही है, तो सॉरी, तो जब ठंड लगती है बेटा तो आप क्या करना चाहते हो? आपको धूप अच्छी लगती है, आपको धूप अच्छी लगेगी, तो आप क्या करोगे? थोड़ी सी देर धूप में, हल्की जब गुनगुनी सी धूप होगी तो आपको वहाँ जाकर अच्छा लगता है, तो आपका रेस्पॉन्ड क्या हो गया उसके लिए? पॉजिटिव। क्योंकि सराउंडिंग कैसी है आपकी? उस टाइम पे ठंडी है, आपको अपनी बॉडी को हीट देना है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसके लिए पॉजिटिव हो जाओगे, मतलब आप धूप पे जाके थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओगे।
अभी बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, अभी तुम्हें बाहर खड़ा कर दूँ फिर कोई नहीं रहेगा, एक सेकंड के लिए भी बाहर नहीं रहना चाहते, फटाफट आएंगे और रूम में एसी ऑन कर लेंगे। तो उस टाइम पे आप धूप के लिए क्या हो चुके हो, नेगेटिव हो चुके हो, क्योंकि आपकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा क्या है, हीट है। तो इस तरीके से हम अपने फेवर के अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग चीज़ों के लिए क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, केमिकल की बात ले लूँ, केमिकल, अब केमिकल कुछ भी हो सकता है, कुछ केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे पॉइजन। तो कोई पॉइजन पिएगा क्या कि नहीं 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 मेरे को तो बहुत शौक है, मैं तो पॉइजन पी लेता हूँ। जो लोग करते हैं ये चीज़ें बहुत गलत बात है, नहीं करनी चाहिए बेटा। भगवान ने लाइफ दी है आपको, उसका हमेशा मतलब शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है, तो एक नॉर्मल सी बात कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है तो हम उसका यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो केमिकल फार्मूला से बनी है, तो वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल, तो वो हम क्या करेंगे, इनटेक करेंगे। ठीक है, फिर अगर आप बात करोगे किसके बारे में, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल के अंदर आ जाएंगे दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके लिए फेवरेबल हैं, जो आपको पसंद है, जैसे किसी को पेट पालना पसंद होता है, कोई कैट पालता है, कोई डॉग पालता है, ठीक है, या कोई बर्ड पालता है, पैरट पालता है, उसकी मर्जी है। तो आप उसके लिए क्या हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, पॉजिटिव रेस्पॉन्स रखते हो। लेकिन वहाँ से सांप जा रहा है तो क्या पकड़ के ऐसे उठा के गोदी में सहलाओगे, क्या नहीं सहलाते, तो तुम उसके लिए कौन सा रेस्पॉन्स देते हो, नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हो गई, क्या फिजिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या रेस्पॉन्ड कर रहे हो, वो तुम्हें सेंस है कि भाई सांप जा रहा है, सांप को जाते ही मैं पकड़ के उठाकर प्यार नहीं करने लग जाऊंगी। क्यों, क्योंकि मैं क्या हूँ, अवेयर हूँ, मुझ में क्या है, सेंसेस हैं। और इसी चीज़ को मैं क्या कह रही हूँ, कॉन्शियसनेस। क्या कह रही हूँ बेटा, कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये तो हमारे बारे में बात हुई। लेकिन एनसीईआरटी कहती है जो प्लांट होते हैं बेटा वो भी रेस्पॉन्ड करते हैं। Plants respond to external factor। तो जो प्लांट्स है बेटा, प्लांट्स भी क्या है, प्लांट्स भी क्या है बेटा, लिविंग है। तो प्लांट्स भी क्या करेंगे, रेस्पॉन्स देंगे। तो किस किस के लिए, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके लिए प्लांट जो है वो रेस्पॉन्ड करते हैं। तो एनसीईआरटी ने क्या क्या बता रखा है हमें। एनसीईआरटी पहली कहती है लाइट, दूसरा फैक्टर है एनसीईआरटी बताती है टेम्परेचर, तीसरा बताती है बेटा वाटर, चौथा बताती है बेटा पॉल्यूटेंट, और पांचवा बताती है बेटा अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि प्लांट किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं बेटा। तो प्लांट, जब पहली चीज मैंने लिखी है यहाँ पर लाइट, क्या लिख रखा है मैंने, लाइट लिखा है। तो लाइट को देख करके जो यहाँ पर एनसीईआरटी ने आपको रेस्पॉन्ड बताया है प्लांट्स का, वो है फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म। अब फोटो पीरियडिज्म को नाम से देख लो। फोटो का मतलब फोटोन, फोटोन किसके होते हैं, लाइट के। तो बेटा फोटोन का मतलब आपने क्या लिख लिया यहाँ पर, लाइट, और पीरियडिज्म से मतलब क्या हो रहा है, पीरियड। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, लाइट का पीरियड, फोटो पीरियडिज्म का मतलब क्या हो रहा है, लाइट का पीरियड। ठीक है, अब लाइट का पीरियड जो है वो प्लांट को कैसे अफेक्ट करता है। तो लाइट के पीरियड का जो अफेक्ट होता है प्लांट पर, वो होता है उसके फ्लावरिंग के टाइम पर, कि जो लाइट का पीरियड है उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग होती है वो इनिशिएट होती है। कैसे, आप देखोगे कि कुछ जो सीजनल प्लांट्स होते हैं, जो सीजनल प्लांट होते हैं वो या तो आपको गर्मी में नज़र आते हैं या आपको सर्दी में नज़र आते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे सीजनल प्लांट आप उन्हें बोलते हो ना, कि आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे, जैसे जो गुलमोहर है, गुलदावदी है, वो आपको सर्दी में नज़र आएगी। गर्मी में तो आपको बहुत ही कम ऐसे फूल नज़र आते हैं क्योंकि मुरझाए जाते हैं बेचारे। लेकिन कुछ ऐसे सीजनल प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ गर्मी में मिलते हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि कुछ हमें सिर्फ गर्मी में मिल रहे हैं, कुछ हमें सिर्फ और सिर्फ कब मिल रहे हैं, सर्दियों में मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ये जो चीज़ है वो लाइट पीरियड पे डिपेंड करती है। अब लाइट पीरियड जो है उसको हम कह सकते हैं, जो लाइट पीरियड होता है बेटा, जो लाइट पीरियड है वो होता है 8 to 12 आवर्स। इसको हमने एक पैरामीटर, एक स्टैंडर्ड बोल दिया है कि इतने आवर्स का लाइट पीरियड एक स्टैंडर्ड होता है, जिसको आप क्रिटिकल पीरियड कहते हो। क्या कहते हो, क्रिटिकल पीरियड। तो बेटा ये क्रिटिकल पीरियड के अकॉर्डिंग जो प्लांट है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है आपका लॉन्ग
डे प्लांट। क्या है? लॉन्ग डे प्लांट। दूसरा है आपका शॉर्ट डे प्लांट और तीसरा है आपका न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जिनको फ्लावरिंग करने के लिए कितने घंटों तक लाइट की ज़रूरत होती है, तो वो 8 to 12 आवर्स या उससे ज़्यादा अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो वो क्या कहलाएंगे? लॉन्ग डे प्लांट। अगर किसी प्लांट को फ्लावरिंग इनिशिएट करने के लिए इस क्रिटिकल स्टैंडर्ड से ज़्यादा आवर्स लाइट की ज़रूरत है तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? लॉन्ग डे प्लांट। अगर किसी प्लांट को अपनी फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के लिए इन आवर्स से कम आवर्स की लाइट पीरियड की जरूरत है तो वो क्या कहलाएगा? शॉर्ट डे प्लांट। और ऐसा प्लांट, नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल। न्यूट्रल किसको बोलते हो? जैसे किसी से फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो उससे वो वाला प्लांट जिसको अपनी फ्लावरिंग इनिशिएट करने के लिए लाइट के किसी भी पैरामीटर की या लाइट के किसी भी पीरियड की जरूरत नहीं होती, वो ये ज़्यादा है तब भी अपनी फ्लावरिंग को इनिशिएट कर सकता है, अगर ये कम है तब भी अपनी फ्लावरिंग को क्या कर सकता है? इनिशिएट कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप के प्लांट हो गए बेटा। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो लॉन्ग डे, अगर इससे कम चाहिए तो शॉर्ट डे, और अगर इसके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है अपनी फ्लावरिंग करने के लिए, कौन से हो गए? न्यूट्रल डे प्लांट। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद दूसरी बात करते हैं टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर और लाइट एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, क्योंकि अगर लाइट यानी कि धूप ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर अकॉर्डिंगली ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाटर के बारे में। तो बेटा वाटर के लिए प्लांट कैसे रेस्पॉन्ड करता है? तो कुछ तो अगर हैबिटेट की बात करें तो कुछ कैसे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनको ज़्यादा पानी चाहिए। कोई डेजर्ट यानी कि ज़ीरोफिटिक प्लांट होते हैं, उनको कम पानी चाहिए। उसके अलावा अगर सराउंडिंग के अंदर पानी कम है तो प्लांट क्या हो जाएंगे? विल्ट हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। और अगर आपने उन्हें हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे दिया तो वो क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं पॉल्यूटेंट के बारे में। पॉल्यूटेंट जानते हो ना, जो पॉल्यूशन फैलाते हैं। पॉल्यूटेंट के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, अगर आप देखना चाहो इसका इफेक्ट, तो हम बात करते हैं लाइकेन के बारे में। ठीक है, लाइकेन क्या होते हैं? पॉल्यूशन इंडिकेटर। क्या है ये? पॉल्यूशन इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब किसी चीज़ के बारे में इशारा देना। तो ये किसके बारे में इशारा देते हैं? पॉल्यूशन के बारे में। बेसिकली वो पॉल्यूशन भी कौन सा है? एयर पॉल्यूशन। किसके इंडिकेटर हैं ये? एयर पॉल्यूशन के। तो अगर किसी जगह पर उसके सराउंडिंग में, उसके एयर के अंदर सल्फर या नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स ज़्यादा हो जाएं तो वहाँ पर लाइकेन क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये उस वाले जो एयर पॉल्यूटेड सराउंडिंग है वहाँ पर ये ग्रो नहीं कर सकते। तो अगर किसी जगह पर लाइकेन डिसअपियर हो गए हैं तो वो सीधा सीधा इंडिकेशन देता है किस चीज़ का? एयर पॉल्यूशन का। ठीक है बच्चों, चलिए अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या बात कर सकते हैं? तो अदर ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट कैसे किसी और के लिए अपना रेस्पॉन्स देते हैं। तो आपने छुई मुई का पौधा सुना होगा कि आप उसके पास जाते हो और फिर वो क्या होता है? अपनी पत्तियां बंद कर लेता है। या अदर ऑर्गेनिज्म की तरह कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं? अपना प्लांट का खुद का डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि कुछ प्लांट के जो लीफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, या जो जैसे कोई फ्रूट होता है या उनका जो फ्लावर होते हैं वो कड़वे होते हैं। जैसे कि करेला, खाओगे क्या करेला? नहीं खाओगे ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें कड़वा लगता है। तो बेसिकली क्या है? वो प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो वो बेसिकली क्या है? रेस्पॉन्स ही तो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को लेकर के। तो इस तरीके से प्लांट भी क्या करते हैं बेटा? अपना रेस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? एक चीज़ और दे रखी है कॉन्शियस के अंदर, सेल्फ कॉन्शियसनेस। अभी तक तो जो आप बात कर रहे थे वो कॉन्शियसनेस थी, अब आप बात कर रहे हो बेटा किसके बारे में? तो आप बात कर रहे हो सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में। सेल्फ कॉन्शियसनेस, पहला था कॉन्शियसनेस, अवेयर होना। सेल्फ का मतलब खुद के बारे में। तो क्या हो गया? कॉन्शियसनेस का मतलब मैंने क्या बोला था? अवेयर। ठीक है, सेल्फ का मतलब किसके बारे में होता है? खुद के बारे में। तो अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, क्या कह सकते हो? अवेयर ऑफ हिमसेल्फ।
खुद के बारे में अवेयर होना कहलाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये अभी तक के सारे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही के पास है, ये वाली क्वालिटी सिर्फ एक ही के पास है। और हम लकी हैं बेटा कि ये क्वालिटी सिर्फ किसके पास है, हमारे पास। तो अभी तक हमने जिस भी फैक्टर की बात करी, जो कॉन्शियसनेस होती है बेटा वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होती है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ किसके पास है, ह्यूमन के पास। इसका क्या मतलब है, देखो तुम्हें पता है कि तुमने नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो तुम अभी से 11th अपना इतना अच्छा पक्का करोगे, अभी से बार बार रिवाइज करोगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारा गोल है नीट क्रैक करना, एक अच्छा डॉक्टर बनना। इस चीज़ के बारे में तुम क्या हो, अवेयर हो, और तुम इसीलिए अपनी मेहनत के साथ क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अगर मुझे कहीं जाना है, जब तुम्हें कहीं पार्टी में जाना होता है तो फटाफट क्या करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे बाल बनाते हो, परफ्यूम लगाते हो, ऐसे जाते हो। तुम्हें अच्छा दिखना है तो ये कौन करता है, ह्यूमंस करते हैं। अगर किसी को शौक है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे तो अपनी मसल्स डिफाइन करनी है, मुझे तो हेल्दी होना है, तो वो जिम जाता है। तो बेसिकली आप खुद के बारे में क्या हो, अवेयर हो कि कौन सी चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है, कौन सी चीज़ मेरे लिए हार्मफुल है। तो ये चीज़ सिर्फ किसके पास होती है, हमारे पास, कि हम खुद के लिए क्या हैं, अवेयर हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसके बाद फिर हम एक नोट लगाएंगे बेटा, जितना भी तुम्हारे पास पैसा हो सारे नोट लगा लेंगे हम यहाँ पर ले करके। ठीक है, तो उसके बाद हम नोट लगाते हैं। नोट लगाने के लिए हम यहाँ पर एनसीईआरटी क्या कहलाती है बेटा, एनसीईआरटी कह रही है कि अगर कोई पेशेंट कोमा में है, किस में है बेटा, कोमा में। कहाँ पर है, कोमा। कोमा आप जानते हो ना, जहाँ पर उसका ब्रेन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, उसकी बॉडी ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो उसका जो सारे ऑर्गन हैं वो तो फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके ब्रेन के साथ उसकी बॉडी के ऑर्गन्स का क्या नहीं हो पा रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। तो एनसीईआरटी पूछती है कि अगर कोई पेशेंट किसका है, कोमा का है, तो आप उसे क्या बोलोगे, कॉन्शियस बोलोगे या नहीं बोलोगे। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा हम इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं बेटा, कि अगर कोई कोमा का पेशेंट है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, उसको आप जो भी मेडिकली तरीका है, जो ट्रीटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या दे रहे हो, न्यूट्रिशन दे रहे हो, उसका एक्सक्रीशन आप करवा रहे हो। ठीक है, तो उसका मतलब कि जब आप न्यूट्रिशन डाल रहे हो, जब आप दवाई डाल रहे हो, तो उसकी बॉडी, यानी कि बॉडी का मतलब उसकी जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, रेस्पॉन्ड। क्या करती हैं, रेस्पॉन्ड। तो कोमा के अंदर जो सेल है बेटा वो क्या करती हैं, रेस्पॉन्ड करती हैं। तभी तो आप उसको ये सारी चीज़ें कर रहे हो, न्यूट्रिशन बाहर से दे रहे हो, मेडिसिन बाहर से दे रहे हो, उसके लिए वो अंदर जाके उसको ट्रीट कर रहा है। उसका मतलब कि उस इंसान की जो सेल्स है वो तो क्या कर रही है, रेस्पॉन्ड कर रही हैं। लेकिन क्या वो सेल्फ अवेयर है, क्या उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है कि मुझे खाना खाना है, मुझे अब एक्सक्रीशन करना है। उसके पास ये चीज़ नहीं है। तो उसके पास ये चीज़ नहीं है, इसका मतलब उसकी बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही। कौन रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो अगर हम कहेंगे तो कॉन्शियसनेस तो है, क्या है बेटा, कोमा के पेशेंट के पास कॉन्शियसनेस तो है, क्योंकि उसकी सेल जो है वो रेस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं है उसे कब भूख लग रही है, कब उसे प्यास लग रही है, कब उसे वॉशरूम जाना है। तो इसका मतलब जो कोमा का पेशेंट होता है वो कॉन्शियस होता है, इसीलिए आप उसे क्या मानोगे, लिविंग। हमने बोला कॉन्शियसनेस किसका डिफाइनिंग फीचर है, लिविंग का। तो इसका मतलब जो कॉन्शियसनेस है अगर किसी ह्यूमन में है तो कोमा के पेशेंट को आप क्या मानते हो, लिविंग मानते हो। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारा फीचर है कॉन्शियसनेस वाला, वो डिफाइनिंग फीचर है। कौन सा फीचर हो गया, डिफाइनिंग। तो एक लास्ट बार एक समराइज कर लेते हैं कि जो आपने पढ़े हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम दो तरीके से देख लेते हैं। एक आप कह सकते हो फंडामेंटल, और एक आप कह सकते हो डिफाइनिंग। तो अभी हमने जो 5 पढ़े हैं, फंडामेंटल का मतलब कि वो होंगे, लेकिन उनमें क्या होगा, कोई ना कोई एक्सेप्शन होगा। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे लेकिन उनके साथ क्या होगा, एक्सेप्शन। तो क्या लिखोगे, विद एक्सेप्शन। और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं बेटा जिनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। तो हमने जो पढ़ा है कि ग्रोथ जो है वो किस में होती है, दोनों में होती है, लेकिन वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो फंडामेंटल के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, ग्रोथ आ जाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपने बोला ये भी किसके अंदर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक्सेप्शन आपने देखे थे, स्टेराइल बी वर्कर वाले, इनफर्टाइल कपर वाले, ठीक है। लेकिन जब आप डिफाइनिंग कैरेक्टर की बात करते हो तो इसमें क्या क्या लिख सकते हो आप, मेटाबॉलिज्म। क्या लिख सकते हो बेटा, मेटाबॉलिज्म। दूसरा सेल, सेल अगर है ही नहीं तो फिर लिविंग चीज बनेगी ही नहीं, तो सेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और तीसरा क्या हो गया बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो इस तरीके से 3 डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। और जो फंडामेंटल हैं वो आ जाएगा आपका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि इन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग आप किसी चीज़ को लिविंग और नॉन लिविंग में क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट। ओके बच्चों, चलिए उसके बाद आके बात कर लेते हैं बेटा। इसके साथ एनसीईआरटी में अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में एक चीज़ के बारे में डिफाइन किया है, एक चीज़ के बारे में बेटा डिफाइन किया है उसने, वो कहती है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्गेनाइजेशनल या ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी चीज़ किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुई है, किस तरीके से कोई चीज़ बिल्ड हुई है। तो हम देखते हैं सबसे छोटी चीज़ क्या है, सेल। क्या है, सेल। सेल का ग्रुप मिलकर के क्या बनाता है बेटा, टिश्यू कहते हो ना आप, ग्रुप ऑफ सेल। फिर उसके बाद टिश्यू का ग्रुप मिलकर के क्या बनाता है बेटा, ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर के या ऑर्गन सिस्टम मिलकर के, या ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और बेटा ये जो ऑर्गन सिस्टम है वो आगे जाके क्या बना रहा है, बॉडी। क्या बना रहा है, बॉडी। तो इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सेल। तो एनसीईआरटी कहती है बेटा कि सेल जो है वो टिश्यू की प्रॉपर्टी नहीं रखती। जो सेल है उसमें टिश्यू की प्रॉपर्टी होती तो टिश्यू बनाने की जरूरत थी क्या, नहीं थी। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सेल डज नॉट हैव properties of tissue, but their interaction forms tissue। कि जो बेटा सेल है उसके अंदर टिश्यू की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन बहुत सारी सेल जब इंटरेक्शन करती हैं तो क्या बना देती हैं, टिश्यू। सेम चीज़ आप टिश्यू और ऑर्गन के लिए कह सकते हो कि टिश्यू के अंदर जो ऑर्गन है उसका क्या नहीं है, प्रॉपर्टीज़ नहीं है, लेकिन टिश्यू इंटरेक्ट करके क्या बना देते हैं, ऑर्गन। सेम चीज़ ऑर्गन के लिए है कि ऑर्गन अकेला सिस्टम नहीं बना सकता, लेकिन बहुत सारे ऑर्गन सिंक्रोनाइज होकर के ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम बन गया तो उससे क्या बन जाती है, आपकी बॉडी। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ किसके बारे में, लिविंग वर्ड का इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म हो गए बेटा। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आज हम और पढ़ेंगे, जो टॉपिक है आपका, उसका नाम है नए टॉपिक का हमारे पास, वो आता है बायोडाइवर्सिटी। क्या आता है बेटा, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। तो बेटा हम कहते ही हैं बायो का मतलब, फिर मैं कहूँगी टर्म देखो, बायो का मतलब लाइफ, या इसको आप कहते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हो बायो को, या तो आप लाइफ कहते हो या कहते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरी चीज़ है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी से आपको नज़र आना चाहिए डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, और जब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं उसका मतलब तुम्हारे पास क्या होती हैं, वैराइटीज़। जैसे खाने में अगर बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें दिख रही हैं तो क्या कहोगे तुम कि अरे वाह, आज तो खाने में बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया, अलग अलग की चीज़, अलग अलग तरीके की चीज़ें होना। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया बेटा, वैरायटी। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसको मैं साथ में बोलूँ तो क्या बोलूँगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी,
या वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस कैन बी कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब इसका क्या मतलब है कि भाई बहुत अलग अलग तरीके की आपको लिविंग फॉर्म नज़र आती हैं। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अगर आप आसपास देखोगे तो आपको मॉस्किटो नज़र आ जाएंगे, आपको हाउस फ्लाई नज़र आ जाएगी उड़ती हुई, आप और आकाश में देखोगे तो आपको अलग अलग तरीके की बर्ड्स नज़र आ जाएंगी, अगर आप अपने सराउंडिंग में देखोगे आपको अलग अलग तरीके के प्लांट नज़र आएंगे, अगर आप और देखोगे तो आपको अलग अलग तरीके के एनिमल्स भी नज़र आएंगे। और जो चीज़, ये तो वो बातें हैं जो हम देख सकते हैं, और जिन्हें हम देख नहीं सकते यानी कि जो नेकेड आई से नज़र नहीं आ रही, तो क्या वो नहीं है? क्या वो हैं? जैसे आपके माइक्रोब्स, बहुत सारे वायरस, बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हमारे सराउंडिंग में हैं, वो भी किस में आते हैं? लिविंग फॉर्म में। तो इसका मतलब हमारे आसपास जितने भी तरीके के अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब की वैरायटी को आप क्या कहते हो? उनकी बायोडाइवर्सिटी। मतलब अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म होना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगर हम बात करें इसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी रेंज जो होती है बेटा, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो जो डाइवर्सिटी है उसका मतलब क्या है बेटा? रेंज एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म लगा दिया तो क्या कह दोगे? बायोडाइवर्सिटी। तो रेंज एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहते हो बेटा? बायोडाइवर्सिटी कहते हो। अब इसके बाद एनसीईआरटी नेक्स्ट पॉइंट में कहती है बेटा कि अगर एरिया ज़्यादा होगा, किसी जगह का एरिया ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर नंबर ऑफ वेराइटीज़ भी क्या हो जाएंगी? ज़्यादा। नंबर ऑफ वेराइटी अपने आप क्या हो जाएंगी बेटा? ज़्यादा हो जाएंगी। इसके लिए एनसीईआरटी हमें एग्जाम्पल देती है डेंस फॉरेस्ट का। किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है? डेंस फॉरेस्ट। कि अगर आप किसी घने जंगल में चले जाओ, अगर आप किसी घने जंगल में चले जाओ तो वहाँ जाने के बाद मतलब कि आपके लिए एनसीईआरटी एक सिंपल सी कहती है कि एरिया अगर ज़्यादा है तो आपके टाइप एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या होंगे? ज़्यादा। अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के टाइप और नंबर, सॉरी टाइप और काइंड एक ही बात हो गई, तो टाइप एंड नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होंगे बेटा? ज़्यादा होंगे। तो घना जंगल है, वहाँ पर आपको बहुत सारे तरीके के प्लांट्स भी नज़र आएंगे, बहुत सारे तरीके के एनिमल्स भी नज़र आएंगे। तो जितना बड़ा एरिया होगा वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके नंबर भी ज़्यादा होंगे बेटा, और वहाँ पर उनके टाइप भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को आप कह सकते हो कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी जो रेंज है, उनकी जो वैरायटी है, उनका जो टाइप है, उनके जो नंबर हैं, वो जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हो बेटा? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसके बारे में एक दो चीज और देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की रेंज दी हुई है। बायोडाइवर्सिटी रेंज कि कितनी स्पीशीज हैं अभी, तो कितनी अभी तक नोन स्पीशीज हैं आपके पास? तो आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है 1.7 से 1.8 मिलियन तक। ठीक है, ये एक रेंज दी हुई है आपको बायोडाइवर्सिटी की, जो आपको याद रखनी है। कभी कभी पूछ लेते हैं पीवाईक्यूज के अंदर, या कभी कभी बोर्ड में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इतना छोटा सा टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी का, मतलब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वेराइटीज़ हैं, वेराइटी मतलब अलग अलग नंबर एंड अलग अलग काइंड ऑफ जो ऑर्गेनिज्म आपको अपने आसपास दिखते हैं, वो सब मिला करके क्या बनाते हैं बेटा? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है बेटा, तो आज हमने अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आप सब रिवाइज करके आना, अगला चैप्टर, अगला आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों। चलिए।